नमस्ते एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू एकांकी संस्कार और भावना बाय विष्णु प्रभाकर जी। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह माँ और उमा एक दूसरे से बात कर रहे हैं और माँ कहती है कि उमा तुम और अतुल दोनों तो निर्मम हो, कठोर हो, और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ, और फिर भी तुम लोग जाके अविनाश और उसकी पत्नी से मिल आए हो, मतलब अविनाश की पत्नी से मिल आए हो, और मैं अभी तक उनकी सूरत को तरसती हूँ। मैं अभी भी अविनाश को देखना चाहती हूँ, मैं मिल नहीं पाई हूँ। ये तो कैसी उल्टी बात है। आइए अब इसके आगे का एकांकी आगे की एकांकी समझने का प्रयास करते हैं। उमा, क्षमा का स्वर, फीलिंग सॉरी, पर माताजी हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम तो बीच में टोककर, एक मिनट, बीच में टोककर कहते हैं, चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे। चाहे वह प्रेम था चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी, वह होकर रही। माँ कहती है, चेतन से अचेतन, चेतन मतलब लिविंग, अचेतन नॉन लिविंग। इन अदर वर्ड्स ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस तरह से दोनों भाई भाई हैं, उनके प्रति एक दूसरे के पास अनकॉन्शियसली, चेतन कॉन्शियस अनकॉन्शियस, उनके अनकॉन्शियसली उनके दिमाग में वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए। तो मतलब कहना चाहता है लेखक कि जिस तरह से हम ना चाहते हुए भी अपने ही खून से रिश्ता हो जिनका, जैसे अपने सिबलिंग्स हो, उनसे चाहकर भी हम नफरत नहीं कर सकते हैं, तो वो जो फीलिंग्स रहती है वो दिखाई नहीं देती है, बट वो कहीं ना कहीं हमारे अचेतन मन, मतलब अनकॉन्शियस मन में, अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स इस तरह से रहती है कि वो ना चाहते हुए भी हम उसको अपोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो कह रही है कि जो प्रेम और जो घृणा अतुल और अविनाश के बीच में, चाहे वो प्रेम हो चाहे घृणा हो या कोई भी फीलिंग हो, जो फीलिंग है प्रेम की, जो रक्त का खिंचाव, मतलब बोथ आर सिबलिंग्स, जो भाई हैं वो दोनों, वो वो लोग भले ना चाह रहे हो कि हम मिले, बट फिर भी एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। वो उतना एक दूसरे को आकर्षण, मतलब अट्रैक्ट करता है। काश की, स्वर डूबता है, धीरा होता है स्वर। काश की मैं निर्मम हो सकती। माँ कहती है कि काश मैं भी कठोर हो सकती, निर्मम हो सकती। उस ये अकॉर्डिंग टू माँ, मतलब माँ सोचती है कि वो लोग निर्मम है और मैं नहीं हूँ, तो काश मैं निर्मम हो सकती। किस तरह कठोर होना चाहती है वो? वो कठोर होना चाहती है रीति रिवाजों की ओर, कि काश मैं भी थोड़ा ऐसा स्ट्रांग होके अपने जो कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं या जो रिचुअल्स हैं उनको शायद ना मान के, क्योंकि माँ को लग रहा है कि पुरानी बातें ना मानना वो ये कुछ बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो काश मैं भी तुम लोग के जैसी हो सकती, तो काश मैं भी निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती। संस्कारों से की दास्ता मीन्स पुराने रीति रिवाज, रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन की गुलामी से आजाद हो सकती। इजीली हम बोल सकते हैं कि शायद मैं भी ये सब सोचना छोड़ देती कि ये गलत है कि सही है, कि लोग क्या करेंगे, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर देती शायद। तो मैं भी तुम जैसी हो सकती, तो मैं भी उधर जाके मिल आती। हो पाती तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता। अगर मैं तुम लोग के जैसी थोड़ी प्रैक्टिकल रहती तो ये सब बातें मुझे इतना परेशान न करती, तंग परेशान न करती। मैं अपने बेटे से न बिछुड़ती।
बेटा, अविनाश से मैं बिछुड़ती नहीं। स्वयं उसने मुझसे कहा था, अविनाश ने मुझसे कहा था। संस्कारों की दास्तां सबसे भयंकर शत्रु है। पुराने रीति रिवाज जो हमारे फायदे के लिए नहीं है, उनको बिना सोचे समझे उन बातों को मानना और उनका पालन करना, वो एक तरह की गुलामी है, दास्तां गुलामी है। और उन बातों को तोड़ ना पाना, यही सबसे बड़ा भयंकर शत्रु है, यही हमारा एनिमी है। इन शॉर्ट, अविनाश एक प्रोग्रेसिव थिंकर था, आगे के बारे में सोचता था। तो उसे लगता था कि जो चीजें रीति रिवाज हमको आगे बढ़ने नहीं देती है, हमें अच्छे से जीने नहीं देती है, उन बातों को, उन रीति रिवाजों को, उन संस्कारों को हमको तोड़ देना चाहिए, मतलब उनकी गुलामी से आजाद हो जाना चाहिए। उमा, यह बड़े भैया ने कहा था? हाँ, उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा, माँ, संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य, ड्यूटी, उनका एक ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी होता है जो माँ बाप का, वो कि बच्चों को बड़ा करना उनका एक मॉरल ड्यूटी है, उनको वही तक करना चाहिए। वे किसी पर एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। तो अपने बच्चों को बड़ा करने में माँ बाप कोई एहसान नहीं करते किसी पे, वे अपनी कंट्री का, अपने राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। मतलब हम राष्ट्र की, और हमारा एक एक ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा करें, समाज की, और हमारा ये कर्तव्य है। वे ऋण मुक्त हो, यही उनका परितोष है, परितोष, इनाम, प्राइज। वह अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा कर ले, यही उनका फ्रूट है, यही उनका इनाम है जो उनको मिल जाता है। इससे अधिक मोह है। उसके बाद अगर कुछ चाहना, अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा कर दो और उसके बाद बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट करना, ज्यादा ही कुछ एक्सपेक्ट करना, वह पाप है। दैट इज रॉन्ग। ये अविनाश की सोच थी, जो उसने अपनी माँ को बताया था। माँ ने समझाया था कि बेटा, दूसरी जाति में शादी मत कर। पर अविनाश ने कहा था कि माँ, आपने हमको बड़ा कर दिया, तो आपका जो कर्तव्य है वो पूरा हो चुका है। इसके आगे अगर आप हमसे और कुछ चाहती है, कि आप बोलो तो नहीं करूं ये सब, ये एक तरह से पाप है। पर मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक है, उसी को पाने के लिए आतुर हूँ। अविनाश माँ को कह रहा है कि माँ, मैं क्या करूं? आप जो अधिक चाहती है मुझसे, जो आप चाहती है, उसको मैं पाने के लिए आतुर हूँ। मतलब मैं जिस पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आप चाहती है कि मैं उससे ना करूँ, और मैं अपनी पत्नी, मतलब अधिक का मतलब यहाँ लेखक कहता है कि जो अधिक चीज, मतलब वो अपनी पत्नी को पाने के लिए आतुर हूँ। मतलब वो दूसरी जाति में शादी करने के लिए तैयार है अविनाश। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं, तभी तो मैं समझती हूँ। उसी डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। माँ कहती है कि मैं ही नहीं, सभी माता पिता यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी सारी बात माने। और डाकिन, बुरी औरत, माँ कहती है कि उस बुरी औरत ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। पर आज माँ को समझ में आ रहा है कि वास्तव में दोष उसका नहीं है। वास्तव में दोष, पहले माँ को लगता था कि अविनाश का है, तो माँ अविनाश को कह रही थी कि उसने मेरे छीना है, तो वास्तव में दोष अविनाश तेरा है। उमा, माता जी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। उमा बोल रही है कि माता जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अविनाश का ही दोष है। अब इमेजिन द सीन, अतुल और अतुल की एंट्री होती है। उमा और माँ एक दूसरे से बात करते हैं, अतुल की एंट्री होती है वहां पे।
स्वस्थ युवक, हेल्दी, सांवला रंग, मुख पर दृढ़ता और आंखों में सौम्यता। तो अतुल को आप इमेजिन कर सकते हो, ही इज यंग, स्वस्थ, हेल्दी है, थोड़ा सांवला है, डस्की है, मुख पर दृढ़ता, कॉन्फिडेंट है, और आंखों में सौम्यता, मतलब काम है, थोड़ा सौम्य है वो। उसे देखकर उमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है। वह सदा की तरह शांत है। अतुल कैसा है? काम है। फिर रसोई की ओर चली जाती है। अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ को देखकर कहता है, तो अब स्टेज पे कौन है? उमा उठ के अंदर चली जाती है और माँ और अतुल बैठे हैं। क्या बन रहा है माता जी? माँ अनसुना करके। तूने सुना? मतलब अतुल की बात को नहीं सुन रही है। क्या बन रहा है? नहीं सुन रही है। क्या? अविनाश बहुत बीमार था। स्वर भीग जाता है, नियर, मतलब थोड़ा रोने जैसी आवाज में। जूता खोलते खोलते, हाँ उन्हें हैजा हो गया था। तू जानता था? हाँ। तूने मुझसे कहा तक नहीं। तुमसे कहता। क्यों? यहाँ पे हमें लग रहा है कि अतुल ये बातों को बहुत कामली ले रहा है कि हाँ ठीक है, उसको हैजा हो गया था, तुमको क्यों बोलता? क्या? क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? अतुल मुस्कुराता है हल्का सा। माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उसके पास जाती? एक तरह से टॉन्ट मार रहा है माँ को कि तुम्हें पता करके भी क्या होता? क्या तुम उससे मिलने जाती? माँ सहसा जवाब नहीं देती। अतुल फिर कहता है, मैं जानता था तुम वहां नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता? जब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अतुल कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें बताता माँ, तो भी तुम वहां नहीं जाती, और अगर तुम जाके भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तुम नीची श्रेणी की, मतलब लो, हमसे जो लो श्रेणी के हैं, लो लेवल के हैं, दूसरी कास्ट की, विजातीय दूसरी जाति की भाभी को अपना नहीं सकती। अविनाश की वाइफ को तो अपना नहीं सकती थी, क्योंकि वो बंगाली थी, बंगाली, हिंदी में बंगाली थी। तो फिर जब तुम बोलती हो कि मैं बहुत प्रेम करती हूँ, मैं अतुल से, अविनाश से मिलना चाहती हूँ, उन सब बातों को बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू अतुल, तुम सब निर्मम हो, मतलब तुम सब पत्थर दिल हो, क्योंकि तुम लोग, उन्हें सिर्फ वो दूसरी कास्ट की है इसलिए तुम अपना नहीं पा रही हो, तो तुम लोग कठोर हो। माँ, मैं निर्मम हूँ? माँ को लगता था कि वो बहुत प्यार करती है तो वो ममता की मूर्ति है। अतुल, निर्मम ही नहीं, कायर भी हो। जिन संस्कारों में तुम पली हो, उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ। अतुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बोलता है यहाँ पे कि तुम कठोर ही नहीं हो, तुम कायर भी हो, कायर कोवर्ड भी हो। तुम में हिम्मत ही नहीं है। किस चीज की हिम्मत? कि जिन पुराने रीति रिवाज, रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, एक तरह के जो नियम है, जिसमें तुम छोटे से बड़ी हुई हो, तुम उसको तोड़ ही नहीं पा रही हो। उन रिवाजों के कारण तुम आज अपने बेटे से अलग रह रही हो, और वो बीमार होते हुए भी तुम उसकी मदद नहीं कर सकती। तो उनको तोड़ने की जो शक्ति, जो करेज चाहिए, वो तुम में नहीं है, इसलिए तुम कायर हो। इस तरह अतुल माँ को सीधे सीधे कहता है कि तुम निर्मम ही नहीं, कायर भी हो। उमा फिर प्रवेश करती है। उसके हाथ में चाय की ट्रे है, वो किचन में चली गई थी, अब ट्रे लेके आती है। वह कमरे में ले जा रही है, पर बात सुनकर रुकती है और कहती है, लेकिन आप में तो है,
आप तो वहां गए होंगे। यहाँ उमा बात को संभालती है और अपने पति से कहती है कि आप में तो बहुत शक्ति है, आप तो कायर नहीं हो, आप तो वहां गए होंगे। मुझे वहां जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए नहीं गया। अतुल, मुझे कोई काम नहीं था तो मैं तो नहीं गया। उमा और माँ एक साथ, आप भी नहीं गए हैं? तू भी नहीं गया? माँ बोलती है। अतुल, जाकर क्या करता? मैं वहां जाकर क्या करता? विद्रुप से, भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता? तो अब उमा विद्रुप से मतलब हल्का सा टॉन्ट या हल्का सा मजाक में बोल रही है कि अच्छा, तो भाई का अगर डेथ हो जाता फिर भी आपका हृदय नहीं पसीजता, मतलब आपका मन थोड़ा सा उनके प्रति, ये जो आपका जो एटीट्यूड है वो नहीं बदलता क्या, कि मैं क्यों जाऊं उधर, ऐसा सब। अतुल शांत स्वर, काम। उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं करती। मुझे तो क्या, वह मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। एज अविनाश बहुत स्वाभिमानी था, उसने कह दिया था कि मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं अलग रहूंगा। तो अब अगर मैं वहां जाता भी या मैं डॉक्टर भी भेजता तो भैया ये बात नहीं मानते और वो मेरी बात कभी नहीं मानते। उमा बात को संभालते हुई, लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। तो यहाँ उमा कौन सा कैरेक्टर निभा रही है? एक जिम्मेदार बहू का कैरेक्टर निभा रही है कि भले भाई चाहे ना चाहे पर आपको तो जाना चाहिए था, आपको देखकर उन्हें अच्छा तो लगता। अतुल उठता है और नौकर को पुकारता है, राम सिया, पानी ले आओ। उतना ही काम, क्योंकि उसको पता है उसके जाने नहीं जाने से कुछ नहीं होगा, तो वो कामली बैठा है और बोलता है, राम सिया पानी ले आओ। शीघ्रता से कोई चलता है, आवाज आती है, राम सिंह के चलने की आवाज आती है कि पानी ला रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर वेरी क्लियरली। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।